Today we have lecture number 24 on gene linkage. कल ही हमने जीन लिंकेज पढ़ा था। मैंने इसका ज़रा सा टाइटल मॉडिफाई कर लिया क्योंकि हमारा ये लेक्चर आज कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कल हम जीन लिंकेज के बारे में पढ़ चुके थे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि वो क्या होती है। आज हम उसकी टाइप्स देखेंगे, कुछ उसके जो थ्योरी है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज है, वो देख लेंगे, उसके कौन कौन से पॉइंट है, उसकी सिग्निफिकेंस और एग्जाम्पल। ठीक हो गया। So let us move on to the types of gene linkage. There are two types of gene linkage. The first one is complete linkage and second one is incomplete linkage. So we will firstly discuss about the complete linkage, that what is complete linkage. The gene located on the same chromosome do not separate and are inherited together over the generations. कंप्लीट लिंकेज क्या चीज होती है? कंप्लीट लिंकेज का वो बता रहा है कि जब जीन हमारे पास सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और वो सेपरेट नहीं होते। कल ही हम इस पे बात कर चुके थे जब हम जीन लिंकेज पढ़ रहे थे कि हमने क्या कहा था कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो इस पे अप्लाई नहीं होता जीन लिंकेज पे। तो यहाँ भी मैं फिर कहूंगा कि कंप्लीट लिंकेज के लिए फर्स्ट कंडीशन उसका सेम क्रोमोसोम पे, जीन्स का सेम क्रोमोसोम पे होना लाजमी है, एक लिंकेज ग्रुप में होना लाजमी है जीन्स का। दूसरा उसने कहा कि वो सेपरेट नहीं होते। एक चीज तो आ गई कि वो सेम क्रोमोसोम पे, और फिर सेकंड कंडीशन आ गई कि वो सेपरेट ना हो इन एंड आर इनहेरिटेड टुगेदर ओवर द जनरेशंस, यानी कि वो आपस में जुड़े रहे अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में भी चले जाते हैं, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस में से वो गुजर के यानी कि F1 F2 जनरेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन वो दो जीन्स या बल्कि कैरेक्टर यानी कि वो जितने भी जीन्स हैं वो आपस में से सेपरेट ना हो, वो जुड़े रहे, वो उसी तरह नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाए, तो उसको हम कंप्लीट लिंकेज कहेंगे। ठीक होगा। Complete linkage is present in the case where the genes for particular character on question are present very close together and eliminate the chances of their separation during gametes formation. वही बात ये अब कर रहा है जो अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कंप्लीट जीन लिंकेज उस केस में होते हैं जहां पे जीन्स हमारे पास किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो जीन होते हैं वो आपस में बहुत क्लोज होते हैं, यानी कि लिंकेज ग्रुप में क्या होता है, वो दोनों आपस में बहुत क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी सेपरेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन, जिसकी वजह से क्या होती है वो बिल्कुल दोनों आप यानी कि वो कैरेक्टर के जीन जो होते हैं वो आपस में इनहेरिटेड होते हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाते हैं विदाउट सेपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल हम ड्रोसोफिला में से मिल जाती है। जब मॉर्गन ने और कैस्टल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि वो जब उसको अपने मेंडल लॉस को वो कर रहे थे, रीयूज कर रहे थे मेंडल लॉस को, तो तब जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट क्या किया था और उसमें वो उनके पास ऑप्टेन्ड रेशो क्या आई थी, यानी कि कंप्लीट लिंकेज का जब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया तो उसमें क्या रिजल्ट उनके पास क्या आया था। तो ड्रोसोफिला पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उनके पास ड्रोसोफिला की दो कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए। वो कौन कौन से थे? एक ग्रीन बॉडी कलर, यानी कि ड्रोसोफिला जो थी उसकी ग्रे बॉडी कलर उन्होंने एक सेलेक्ट किया और दूसरा उन्होंने उनका लॉन्ग विंग सेलेक्ट किया। ठीक है। तो अब हमारे पास उसमें रिसेसिव और डोमिनेंट क्या चीजें थी? ग्रे बॉडी हमारे पास डोमिनेंट थी, ग्रे बॉडी कलर हमारे पास डोमिनेंट था ओवर ब्लैक, एंड लॉन्ग विंग्स आर डोमिनेंट ओवर वेस्टिजियल, यानी कि शॉर्ट विंग्स पे हमारे पास अब डोमिनेंट दो कैरेक्टर कौन से? एक ग्रे बॉडी कलर, ग्रे कलर यानी हमारे पास डोमिनेंट है, और लॉन्ग विंग्स हमारे पास डोमिनेंट है। रिसेसिव में कौन सी है? ब्लैक बॉडी कलर हमारे पास रिसेसिव में है, और विस्टिजियल या शॉर्ट विंग्स हमारे पास रिसेसिव में। अ वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला हैविंग ग्रे बॉडी एंड विस्टिजियल विंग इज क्रॉस्ड। अब यहाँ पे देखो कि इसके पास जो था, यानी कि एक वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला इसने जो लिया था, मॉर्गन और कैस्टल ने, इन्होंने क्या किया, एक
वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला लिया जिसका बॉडी कलर ग्रे था और उसके विंग शॉर्ट थे, वेस्टिजियल थे। उसको उन्होंने क्रॉस करवाया किसके साथ? एक ब्लैक बॉडी और लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला के साथ। यानी कि दोनों ऑपोजिट, यानी कि जो वाइल्ड टाइप फर्स्ट जो ड्रोसोफिला थी उसमें एक कैरेक्टर जो था वो डोमिनेंट था और एक रिसेसिव था। सिमिलरली दूसरे जिसके साथ क्रॉस करवाया उसमें एक रिसेसिव यानी कलर रिसेसिव था और विंग्स डोमिनेंट थे। ठीक हो गया। तो अब लाजमी बात है जब दोनों इस तरह के कैरेक्टर होंगे तो वो उनकी F1 जनरेशन में क्या चीज आएगी? यानी कि F1 जनरेशन पूरी डोमिनेंट आएगी ना। कौन कौन से कैरेक्टर्स फिर उसमें से सामने आए? एक ग्रे बॉडी, एक उसके पास ग्रे बॉडी आई और एक उसके पास लॉन्ग विंग्स आई। ठीक है ना। यानी कि F1 जनरेशन में जो थे वो दोनों इसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर फिनोटाइप में आए। दिस F2 मेल हाइब्रिड when crossed with the double recessive female। अब जब हमारे पास F1 से जोन सी वो आई थी ना, प्रोडक्शन आई थी, उसको उसने क्रॉस्ड करवाया डबल रिसेसिव से, यानी कि जो दोनों रिसेसिव थे, यानी उसने किस किस के साथ उसको क्रॉस करवाया? एक ब्लैक के साथ उसने क्रॉस करवाया, ब्लैक के बॉडी कलर के, और उस शॉर्ट विस्टिजियल के साथ उसने क्रॉस करवाया F1 जनरेशन को, एंड प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल ऑफ टू टाइप्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ F2 जनरेशन। और जिससे क्या चीज प्रोड्यूस हुई? F2 जनरेशन में इक्वल टाइप ऑफ, यानी कि क्या प्रोड्यूस हुई? 50-50% की रेशियो प्रोड्यूस हुई जिसमें एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट कैरेक्टर में थे। ठीक है ना। सिंस ओनली पेरेंटल combination appears in the F2 generation and D gene do not separate this mean the complete linkage is present। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या था? अगर कंप्लीट लिंकेज इसके पास प्रेजेंट ना होती तो इसके पास दो किस्म की प्रोडक्शन ना आती। इसने कहा ना कि प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल ऑफ टू टाइप्स, यानी कि दो किस्म की इसके पास प्रोडक्शन आई। एक कौन सी थी? एक जो पूरी रिसेसिव थी, यानी कि एक जो रिसेसिव थी वो इसके पास एक रेशो आई और 50% रेशो आई, और 50% इसके पास डोमिनेंट आई। जो कौन सी थी? जो इसकी पेरेंटल रेशो थी। पेरेंटल में हमने कौन कौन से लिए थे? डोमिनेंट और ब्लैक लिए थे। ये अपना इधर आ गया, वाइल्ड टाइप हैविंग ग्रे बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग, और ब्लैक बॉडी लॉन्ग विंग्स। तो यानी कि जो पेरेंटल में जोन सी चीजें इन्वॉल्व थी, जोन से कैरेक्टर पेरेंटल में जिस तरह इन्वॉल्व थे, वही उनके पास F2 जनरेशन में भी आए। यानी कि क्रॉसिंग ओवर जब यहाँ पे नहीं हुई तो क्या हुआ? उसकी वजह से जो चीजें पेरेंटल में इन्वॉल्व थी वही प्रोडक्शन में भी आ गई। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती तो फिर हमारी रेशो चेंज होती। अगर क्रॉसिंग ओवर होती तो वो फिर मैं आपको नीचे कंपैरिजन में बताऊंगा दो और कैरेक्टर्स को स्टडी करवा के। ठीक है। तो यहाँ पे इसने फिर ये कहा कि ये तो हमारे पास लिंकेज मौजूद है, यानी कि वो जीन्स जो है वो एक क्रोमोसोम पे जो प्रेजेंट है और वो इनहेरिटेड है, और वो इनहेरिटेड होके आगे पास ऑन हो जाते हैं विदाउट सेपरेशन, विदाउट क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाती तो फिर इसके पास ये रेशो ना आती। इसके पास फिर क्या चीज? जो इसके पास फिर दो और दो नॉन रिकॉम्बिनेंट जो इसके पास रेशो होती वो अलग आती, सेपरेटली आ जाती। ठीक है। अब देखते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज को। Genes present in the same chromosome have a tendency to separate during the crossing over and hence produce recombinant progeny beside the parental type। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें भी इनकम्प्लीट लिंकेज में भी, यानी कि पहले अगर मैं जाऊं बेसिक पे, यानी कि हम जीन लिंकेज पढ़ रहे थे तो उसमें क्या चीज होनी लाजमी थी? सेम क्रोमोसोम पे होना लाजमी था। कंप्लीट और इनकम्प्लीट की बात नहीं हो रही। तो उसमें क्या था? सेम क्रोमोसोम पे होना लाजमी था। और दूसरा क्या पॉइंट उसने कहा था कि वो मेंडल लॉस को अवॉइड नहीं करती। तो यहाँ भी अब लिंकेज तो हम पढ़ रहे हैं ना, तो तब उसने कहा जीन प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम। यहाँ भी इनकम्प्लीट में भी सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, कंप्लीट में भी हमारे पास सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। अगर ये दोनों सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होंगे, नॉन होमोलोगियस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, तो फिर हमारे पास लिंकेज नहीं होगी उनकी। ठीक हो गया। तो अब ये कह रहा है कि जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम हैव अ टेंडेंसी टू सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। अब अगर दो अगर जीन्स हमारे पास सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और उनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो फिर उसके पास प्रोडक्शन में क्या आएगी? हिंस प्रोड्यूसेस रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी बिसाइड द पेरेंटल टाइप। रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी भी, रिकॉम्बिनेंट जीन कुछ हमारे पास कैरेक्टर और प्रेजेंट यानी कि अपीयर हो जाएंगे जो कि पेरेंटल टाइप में नहीं होंगे। ठीक हो गया। वो कैसे होंगे वो भी हम फिर एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है ना।
तो यहाँ क्या चीज हो रही है कि सेम क्रोमोसोम पे तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर उनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, अब अगर मैं कंप्लीट की बात करूं तो उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही थी। वो डू नॉट सेपरेट का क्या मतलब है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, और यहाँ पे क्या कह रहा है, टेंडेंसी टू सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर से वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक फर्क आ गया दोनों के दरमियान, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज के दरमियान, कि कंप्लीट लिंकेज में क्या होती है, नो क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी कि उसमें सेपरेशन नहीं होती, और इनकम्प्लीट में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है और सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, the number of recombinant individuals is usually less than the number of expected in independent assortment। अब ये वो उस तरफ आ रहा है कि मेंडल लॉ के साथ कंपैरिजन कर रहा है कि जब रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, हमारे पास मेंडल लॉ में क्या हो रहा था, जब हमने राउंड येलो राउंड को जब क्रॉस करवाया था, तो हमारे पास उसमें दो पेरेंटल आ रहे थे, दो पेरेंटल टाइप्स आ रही थी और दो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आ रही थी ना, जिसमें से क्या होता है, ये इसने बताया, इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑल द फोर टाइप्स, टू पेरेंटल टाइप्स एंड टू रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आर ईच 25%, यानी कि जो दो पेरेंटल टाइप्स थी वो भी 25-25% थी, और जो दो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स थी वो भी 25-25% की रेशो में आ रही थी। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। हालांकि इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या हो रही है, इनकम्प्लीट लिंकेज में दो पेरेंटल टाइप्स तो आ रही हैं, लेकिन वो 25% नहीं है, दैट इज मोर देन 25%, while each of the recombinant types is less than 25%। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या हो रही थी, 25% हर किस्म की आ रही थी, यानी कि वो इक्वल प्रोपोर्शंस पे आ रही थी चारों टाइप्स जो थी उसकी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दो पेरेंटल टाइप्स हैं वो मोर देन 25% आ रही हैं, और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं वो लेस देन 25% आ रही हैं। वो कैसे, वो हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज इन मेज। अब मेज में इनकम्प्लीट लिंकेज की एग्जाम्पल ये कि व्हेन अ वैरायटी ऑफ मेज हैविंग colored and fully filled normally filled seeds is crossed with the variety of having colorless and shrunk seed। यानी कि दो कैरेक्टर्स अब यहाँ पे स्टडी हुए, क्या चीज, कि जब उन्होंने कलर्ड और फिल्ड सीड को क्रॉस करवाया कलरलेस और श्रिंक्ड सीड के साथ। ठीक है, तो F1 में इंडिविजुअल में क्या होगा, हैविंग कलरलेस एंड श्रिंक्ड सीड्स। F1 में हमारे पास क्या चीज आ गई, कलरलेस और श्रिंक्ड सीड आ गई, क्योंकि वो डोमिनेंट थी। F1 इंडिविजुअल हैविंग कलर्ड एंड फुल सीड आर ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ बीइंग डोमिनेंट। ये श्रंक के साथ वो हुई थी। F1 हैविंग F1 individual having colored and full seeds are obtained because of being dominant and character। ये colored और full आए, ये यहाँ से इसको, ये वाली लाइन गलत है, डोमिनेंट वो दो कैरेक्टर्स हैं। ठीक हो गया, ये आ गया। अच्छा, F1 जनरेशन में फिर क्या है, कलर्ड आई और फुल सीड आए, क्यों, क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर थे ओवर द अदर। अदर कौन से, कलरलेस और श्रंक जो है, श्रंक के और कलरलेस के ऊपर कौन सी वाली F1 में आई है हमारे पास, कलर्ड और फुल सीड आई। The female hybrid of this cross are pollinated with the pollen from the plant with colorless and shrunk seed। फिर इसको क्या किया गया, कलरलेस और shrunk seed यानी कि फुल्ली रिसेसिव उसके साथ, प्लांट के साथ इन्होंने इसका क्रॉस करवाया। F1 को इन्होंने क्रॉस करवाया किसके साथ, फुल्ली रिसेसिव प्लांट के साथ, जो कि कलरलेस था और उसके सीड क्या थे, श्रंक थे। ठीक है, उसके बाद इसके पास क्या आई, जो रेशियो इसके पास आई वो 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इसके पास है, जिसमें फुल का कलर्ड फुल था और कलरलेस श्रंक था, कलर्ड श्रंक था और कलरलेस फुल सीड्स इसके पास आए। द न्यू कॉम्बिनेशन आर फाउंड टू बी लेस न्यूमरस देन द ओल्ड वन। यानी कि ये 50 पर जो हमारे पास जो इन्वॉल्व थे, कौन कौन से इन्वॉल्व थे, कलर्ड और फुल और कलरलेस और श्रिंक्ड इन्वॉल्व थे, ये मोर देन 25 थे, और कलर्ड श्रंक्ड और कलरलेस फुल सीड्स जो थे ये हमारे पास लेस देन 25% थे, यानी कि ओल्डर। और ये किस वजह से हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर हुई थी। वो कैसे होती है वो हम ड्रोसोफिला में देख लेते हैं, जब हम अब नेक्स्ट में इसका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में मैं क्या करता हूँ कि मैं दो, एक तो ये कंप्लीट वाली आ गई, ये वाली मेरे पास पूरी कंप्लीट लिंकेज है, और ये वाली जो है ये इनकम्प्लीट लिंकेज है। इसको मैं जूम कर देता हूँ यहां से। ठीक है, अब कंप्लीट लिंकेज पहले देखते हैं।
मैंने क्या किया कि मैंने जो पेरेंटल जनरेशन थी उसमें एक ब्लैक बॉडी पर्पल आई ले ली, एक फीमेल ब्लैक बॉडी पर्पल आई, जिसका फुली क्या चीज है, रिसेसिव है। ये पेरेंटल जनरेशन कौन सी आ जाती है, ये आ जाएगी अपनी एफ, उसके बाद ये तो फर्स्ट तो ये हो गई ना ग्रे बॉडी और रेड आइज के साथ, जो हमने हमारे पास F1 में आएगी, ये पेरेंटल बता रहा है लेकिन ये F1 में आएगी, ठीक है ना, इमेज के मुताबिक। और ये फिर हमारे पास F2 में, यहाँ पे F1 लिखा है लेकिन ये F2 में आएगी, इनके गमीट्स हम बनाएंगे। अब जब आप लोग जरा रिकॉल करो, जब मैंने कंप्लीट लिंकेज बताया तो उसमें हमने जो दो कैरेक्टर स्टडी किए थे, तो उसमें फर्स्ट, उसमें क्या, फर्स्ट जो हमारे पास F1 जनरेशन थी उसमें क्या डोमिनेंट कैरेक्टर्स आए थे ना। अब हमने क्रॉस कौन कौन सी को करवाया, ग्रे बॉडी को रेड आई के साथ, और ब्लैक बॉडी और पर्पल आईज ली हुई है, यानी कि हमारी सिलेक्टेड जो कैरेक्टर्स थे वो ये हैं, जिनमें से डोमिनेंट कौन से हैं, ग्रे बॉडी हमारे पास यानी कि ग्रे कलर हमारे पास डोमिनेंट है, और रेड आइज हमारे पास डोमिनेंट है, ब्लैक बॉडी हमारे पास रिसेसिव है, और पर्पल आइज हमारे पास रिसेसिव है। तो जो F1 जनरेशन हमारी आई थी, तो उसमें हमारे पास क्या चीज आएगा, ग्रे बॉडी और रेड आइज ही आएंगी ना। ये रेड जो है, ये रेड को आर जो है, ये रेड कलर को इंडिकेट, यानी रेड आइज को इंडिकेट कर रहा है, और ये ग्रे कलर ऑलरेडी ग्रे कलर हुआ हुआ है और जी उसके साथ लिखा हुआ है, जिसका क्या मतलब है कि ग्रे बॉडी कलर है। अब F1 में हमारे पास उसके पास रिसेसिव जीन भी मौजूद होते हैं ना, एक आर छोटा और एक छोटा जी, यानी कि ब्लैक और कौन सा, पर्पल आई कलर, ठीक है, ब्लैक और पर्पल आई कलर, जिसको इसने क्रॉस करवाया एक ऐसी फीमेल के साथ। ये वाला साइन किसका होता है, मेल का होता है, और ये वाला फीमेल का होता है। उसको एक ऐसी फीमेल के साथ जिसमें दोनों रिसेसिव मौजूद थे, यानी कि ब्लैक बॉडी और पर्पल आईज कलर, यानी कि दोनों में रिसेसिव मौजूद थी, उसका इसने क्रॉस करवाया एक F1 जनरेशन के साथ, जो हमारे पास F1 आई थी, ठीक है। उसके गमीट्स निकालें, गमीट्स इसके कौन कौन से बनते हैं, एक जी आर जी और आर कैपिटल, जी और आर स्मॉल, इसके यही गमीट्स आते हैं दोनों। और इस वाले के गमीट्स कौन से आएंगे, सिर्फ यही आएंगे, आर और जी। अब जब इन दोनों का आपस में क्रॉस हुआ तो क्या हुआ, ये जी, आर और जी एक यहाँ पे आ गया क्रोमोसोम उसमें से, अलील्स में से, और एक यहाँ से डोमिनेंट आ गया। सिमिलरली एक जब यहाँ से आया और एक फीमेल से आया, एक जब मेल से आया, तो ये वाली चीज बन गई। तो हमारे पास F2 जनरेशन में क्या बनी, ग्रे बॉडी रेड आइज, ग्रे बॉडी और रेड आइज ऑलरेडी एक मेल था हमारे पास, यानी कि जो पेरेंटल में इन्वॉल्व था, ठीक है, वही हमारे पास आया। और ब्लैक बॉडी पर्पल आइज, वही चीज आई जो यहाँ पे पेरेंटल में इन्वॉल्व थी हमारे पास। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि 50% और 50% की यील्ड आई हमारे पास, और इनमें से कोई भी सेपरेट और हमारे पास जनरेशन में नहीं आया। ये वही जनरेशन हमारे पास आई जो हमारे पास पेरेंटल में इन्वॉल्व थी। तो ये वाली जो लिंकेज होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। और इसमें क्या हुआ कि कोई भी जब गमीट फॉर्मेशन हो रही थी ना, यहाँ पे जब इसके गमीट तो सिंपली यही वाले आएंगे ना जो रिसेसिव है, लेकिन इसके गमीट अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती, अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती तो क्या होता, इस जो रेड है इसके साथ ये रिसेसिव जी लग जाता, बॉडी कलर यानी ब्लैक बॉडी कलर लग जाता, और इस रिसेसिव आर के साथ ये डोमिनेंट जी लग जाता, क्रॉसिंग ओवर हो जाती। वो हम इनकम्प्लीट में देखते हैं वो कैसे, अगर यहाँ पे ये हो जाती तो फिर हमारे पास यील्ड चेंज होती, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, क्यों, क्योंकि ये जो जीन थे, ये एक रेड कलर का जीन और एक ये जी जीन, बॉडी कलर का जीन, रेड आइज का जीन और ग्रे बॉडी का जीन, ये दोनों आपस में जीन लिंकेज में इतने करीब प्रेजेंट थे कि इनमें क्रॉसिंग ओवर ना हो पाई। यानी कि जब मियोसिस हो रहा था, मियोसिस का प्रोसेस यानी गमीट फॉर्मेशन जब हो रही थी, तो इसमें यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ऑकर नहीं हुई, और क्या हुआ, वो एज इट इज पास ऑन हो गई क्या, नेक्स्ट जनरेशन में। और यील्ड में फिर क्या आई, पेरेंटल टाइप्स आई जितनी हमारी थी। अब आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरफ, इनकम्प्लीट लिंकेज की तरफ, ठीक है। वही सेम हमारे पास F1 जो आई थी, F1 जनरेशन में क्या चीज आई थी हमारे पास, ग्रे बॉडी जो यहाँ पे आई थी वो सिमिलरली यहाँ पे आ गई, जिसमें से क्या हुई, क्रॉसिंग ओवर हुई इनकम्प्लीट में, ठीक है। यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर हुई तो क्या हुआ, इस आर के साथ ये वाला आर जो है, इसके साथ ये वाला जी चिपक गया,
ये वाला जी चिपक गया यहाँ पे, ऐसा ही हुआ। और इस आर के साथ स्मॉल आर के साथ कैपिटल जी चिपक गया, ऐसा हुआ, यही क्रॉसिंग ओवर हुई। अब ये क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो चांसेस थे वो कितने हुए, 100% तो यही वाला आएगा, क्योंकि वो रिसेसिव है, उसमें से क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकती, वो दोनों जीन सिमिलर है, उसमें से क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती, तो वो यही आ गया। इसने क्या किया कि अपना जो ये गमीट फॉर्मेशन हुई, गमीट फॉर्मेशन जब हो रही थी तो तब उसमें यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गए और ये जीन आपस में चेंज हो गए, इन्वर्ट हो गए, ठीक हो गया। ये दोनों जीन आपस में क्यों, क्योंकि इनके दरमियान का फासला बहुत ज्यादा था, या कोई एक क्रोमोसोम के एक कोने में प्रेजेंट होगा, दूसरा दूसरे कोने में प्रेजेंट होगा, इस वजह से, यानी कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उतना फिर चांसेस ज्यादा हो जाएंगे क्रॉसिंग ओवर होने के, लिंकेज के दरमियान, ठीक हो गया। तो इसी वजह से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई। और वो जब नेक्स्ट जनरेशन, जब गमीट फॉर्मेशन के बाद जब उसमें हमने क्रॉस करवाना शुरू किया, यानी कि इनका जब क्रॉस हुआ तो क्या हुआ, फीमेल से एक जो रिसेसिव था वो हर एक में ट्रांसफर हो गया, हमारे पास टोटल 4 टाइप्स आई ना, तो ये फीमेल का जो था 100% सब में ट्रांसफर हो गया, ये फर्स्ट उसमें भी जो हमारे पास यील्ड आई उसमें भी गया, सेकंड में भी गया, थर्ड में भी गया और फोर्थ में भी चला गया, यानी कि 100% पार्टिसिपेट किया इस फीमेल रिसेसिव अलील्स उसने, क्रोमोसोम ने, जिसमें दोनों रिसेसिव अलील्स मौजूद थे, ठीक है ना। वो 100%ली हर एक में पास ऑन हो गया, यानी कि चला गया। लेकिन अब आते हैं जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई, यानी कि हमारी F1 जनरेशन में जो चीज आई थी उसमें जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुई तो ये वाला जो था ये 47% चला गया इसमें, ठीक है हमारे पास, क्योंकि अब ये वाले गमीट्स बन रहे थे, एक ये जो पेरेंटल गमीट्स थे वो, यानी कि पेरेंटल इस वाले के थे, पेरेंटल गमीट्स ये बन गए, और क्रॉसिंग ओवर के बाद जो गमीट्स हमारे पास बने वो, ठीक हो गया। तो जीआर एक इस फर्स्ट वाली में चला गया, और यहाँ से एक जीआर जो रिसेसिव था वो सेकंड वाली में चला गया, और उसके बाद जो क्रॉसिंग ओवर वाले थे 3% और 3% वाले, वो एक में चला गया और दूसरे में चला गया सिमिलरली। अब जो हमारे पास यील्ड आई वो कैसी आई, ये वाला जो है ग्रे बॉडी और रेड आइज, वो ऑलरेडी हमारे पास पेरेंट में इन्वॉल्व था, यानी कि पेरेंट में जो इन्वॉल्व था वही हमारे पास यील्ड आई। सेकंड वन को देखा, ब्लैक बॉडी और पर्पल आइज, ये भी ब्लैक बॉडी और पर्पल आइज था, वो भी पेरेंटल में इन्वॉल्व था, तो वो भी एज इट इज हमारे पास यहाँ पे आ गया। लेकिन इसके बाद रिकॉम्बिनेंट क्रॉसिंग ओवर जब हुई और उसके बाद हमारे पास दो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आई, वो दो रिकॉम्बिनेंट टाइप फिर कौन सी थी, एक ब्लैक बॉडी थी और रेड आइज थी, वो हमारे पास पेरेंटल में मौजूद नहीं थी, 3% वो आई, और ग्रे बॉडी और पर्पल आइज वो भी हमारे पास मौजूद नहीं थी पेरेंटल टाइप में। तो वो कहाँ से आए, क्रॉसिंग ओवर के बाद रिकॉम्बिनेंट जो टाइप्स थी वो दो हमारे पास ये आई। अब मेंडल लॉ ऑफ असॉर्टमेंट में जो था हमारे पास इसी तरह 4 टाइप्स आई थी, लेकिन उसमें क्या था, 25-25% की रेशो में आ रही थी, यानी कि चारों इक्वली 25% में थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि दो पेरेंटल टाइप्स जो हैं वो 47% और 47% है, जबकि जो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं वो 3% और 3% में है। तो ये थी हमारे पास कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंक्वेज के दरमियान दोनों में आपस में कंपैरिजन, जब यहाँ पे हमारे पास वो नहीं हुई, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो 50-50% आई, और जब यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई तो रेशो चेंज हो गई उसकी। अब आते हैं फीचर्स ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, यानी कि क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज के मेन फीचर्स फिर जो मॉर्गन और कैस्टल थे इन्होंने क्या फॉर्मुलेट किए। तो फर्स्ट वन ये था कि जीन दैट शो लिंकेज आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, लिंकेज के लिए जरूरी है कि वो सेम क्रोमोसोम पे हो। genes are arranged in linear fashion in the chromosomes, linkage of gene is linear, वो भी कल मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि वो लीनियर में होते हैं, और साइड लाइन में होते हैं, क्रोमोसोम की साइड लाइन में सारे लीनियर उसमें अरेंज्ड हुए होते हैं लीनियर ऑर्डर में, ठीक है। The third one is the distance between the linked gene is inversely proportional to the strength of the linkage. The genes which are closely located show strong linkage, whereas those which are widely separated, they have more chances to get separate by crossing over, जिसको हम weak linkage कहते हैं। ये भी हम already कल के lecture में पढ़ चुके हैं। तो ये तीन जो हमारे पास मेन फीचर्स हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज के, जो किसने फॉर्मुलेट किए, मॉर्गन और कैस्टल ने। Significance of linkage: gene linkage reduce the chances of crossing over and thus reduce the varieties among individuals and stop evolutions.
तो अब लिंकेज इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर हम जीन हमारे पास उसमें जीन लिंकेज में कम चांसेस होते हैं क्रॉसिंग ओवर के, और अगर क्रॉसिंग ओवर हमारे पास ना हो जीन लिंकेज में, तो फिर क्या हो, जो वैरायटी है हमारे पास वो वैसी की वैसी ही पास ऑन होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पेरेंटल ही नीचे आगे पास ऑन होंगे, उनकी वैरायटीज पास ऑन होगी और उनमें एवोल्यूशन नहीं होगी, यानी कि न्यू। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो फिर उसमें एवोल्यूशन होगी और हमारे पास न्यू किस्म की टाइप्स आनी शुरू हो जाएंगी। सो दैट वाज टुडे फॉर जीन लिंकेज लेक्चर। थैंक यू।